नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समर्पित होकर तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि योगी फॉर जीके के मेरे यूट्यूब चैनल पर अब तक आप सभी साथी जो हैं वो बैराट सभ्यता व आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगा के बारे में जानकारी लेंगे। जब भी सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि वो प्रश्न जो है वो कालीबंगा सभ्यता से होगा। यानी कि आप पिछले कितने भी एग्जामों के प्रश्न पत्र को जब हल करेंगे तो आप पाएंगे कि अमूमन पिछले 10 पेपर्स में से लगभग 8 पेपर्स के अंदर जो यदि कोई भी सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो वो कालीबंगा सभ्यता से ही पूछा गया है। इसलिए आज हम बड़ी विस्तार पूर्वक कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा को लेकर आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। आपको प्रथम प्रश्न पत्र के लिए तमाम तरीके की उपयोगी जानकारी जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण होने वाली है, बिल्कुल निशुल्क इस YouTube चैनल पर मिलने वाली है। आपको निरंतर हमारे साथ बना रहना है और हमारे साथ बने रहते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। साथियों, मैं अपनी क्लास शुरू करूं उससे पहले आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इधर उधर नहीं भागें, आराम से प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें और प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ते हुए आप अपनी परीक्षा दें। और मैं आपसे ये बात का दावा करता हूं कि आप अपने आप को जब परीक्षा परिणाम आएगा तो अन्य विद्यार्थियों से बहुत आगे पाते हुए बड़ी अच्छी रैंक के साथ अपनी परीक्षा में सफल होंगे। क्योंकि साथियों, मार्केट बहुत बड़ा है और यहां पर तमाम तरीके की गाइड्स मार्केट में हैं, तो वो गाइड्स भ्रमित करती हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि जो जो आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप प्रमाणिक पुस्तकों से करें। और मैं भी आपको जितने भी टॉपिक करवाऊंगा सारे के सारे प्रमाणिक पुस्तकों से करवाऊंगा। यानी हमारी जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6 से लेके 12 तक की जो पुस्तकें हैं इन पुस्तकों से, और उसके साथ हमारी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हमारी पुस्तकें हैं, यहां इन पुस्तकों से ही मैं आपको सारा का सारा मैटर करवाऊंगा। और आपको मैं यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़िए, आपको वहां निरंतर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जैसे ही सभ्यताओं का हमारा ये सिलेबस जो है पूरा होगा, हम सभ्यताओं के सभी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, पूरी क्लासेस लेके आएंगे जिसमें सभ्यताओं से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, एग्जामिनर कितना भी शार्प हो, हम उससे 2 कदम आगे होंगे। बस आप सभी अपना साथ, अपना भरोसा मेरे साथ बनाए रखें और हम बहुत बढ़िया प्रश्न यहां करने वाले हैं। और आप पाएंगे कि जो प्रश्न हम यहां करेंगे, जो बातें मैं आपको यहां बताने वाला हूं, वो प्रश्न पत्र में हूबहू छपी हुई आपको मिलेंगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को बस आराम से बढ़िया तरीके से खुद पर विश्वास रखते हुए करें। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि खुद पर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी रखें जारी। परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और हम निश्चित तौर पर जो है हमारी परीक्षा के अंदर अच्छी रंग से चयनित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे सामने जो ये स्क्रीन बनी हुई है, ये कालीबंगा संग्रहालय की है। आप ये जो चीज देख रहे हैं पीछे, ये जो संग्रहालय, आपको जो ये इमारत नजर आ रही है, ये पूरी इमारत जो है वो कालीबंगा संग्रहालय की है। ये पूरी इमारत जो है कालीबंगा संग्रहालय की है। अब हम हमारी आज की पूरी जो क्लास है उसे शुरू करते हैं और पूरी जानकारी बड़ी तारतम्यता के साथ लेंगे। तो आप आराम से अपनी कॉपी और अपना पेन जो है उसे लेकर बैठ जाएं। पहले मैं बोलूं, उसके बाद आपको जो नोट करना है आप नोट करेंगे। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे देता हूं कि जो चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं उसे आप गंभीरता पूर्वक सिर्फ सुन भी लेंगे
यदि आपने उसे सिर्फ सुन भी लिया तो निश्चित तौर पर जो है आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक ही बात का आप ध्यान रखें कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसे आप बढ़िया तरीके से सुन ले। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं तो वो बात जो है हमारे दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ जाती है। नोट्स पे ये मत ध्यान दीजिए, बस ये इन्होंने बता दिया मैं इसको नोट्स में लिख लूं, जरूरत ही नहीं है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि सारी चीजें यहीं याद करवा दूंगा। नोट्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। मेरा वादा है आपसे कि जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा हाथों हाथ आपको मैं याद करवाता हुआ चलूंगा। तो चलते हैं और आज शुरू करते हैं हम कालीबंगा सभ्यता को। और पहली स्लाइड जो है वो आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने, कालीबंगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कालीबंगा के बारे में। साथियों, कालीबंगा जो है वो हमारे राजस्थान के बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर संभाग, हनुमानगढ़ जिला और पीलीबंगा तहसील में स्थित है। यानी कालीबंगा हमारा जो हनुमानगढ़ जिला है, जहां पर भटनेर दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है? भटनेर दुर्ग जो है यहां पे स्थित है। वहां पर जो है यह सभ्यता स्थल जो है वो स्थित है, भटनेर। भटनेर कहां पर स्थित है साथियों? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है भटनेर। ये दुर्ग जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित है। पहली बात, कालीबंगा कहां स्थित है? हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित है। और इस सभ्यता स्थल का सबसे पहले पता किसने लगाया? यदि यह प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता स्थल का सबसे पहले पता किसने लगाया, तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर होगा एलपी टेसीटोरी साहब ने इसका पता लगाया। कालीबंगा सभ्यता स्थल का सबसे पहले पता किसने लगाया? देखिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा कि कालीबंगा सभ्यता स्थल का उत्खनन किसने किया और इसकी खोज किसने की, पता किसने लगाया। तीनों चीजें अपने आप में अलग अलग हैं। तो पहला हमारा जो प्रश्न यहां बन रहा है इसके उत्खनन, खोज या पता लगाने से, वो ये है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो भाषा शास्त्री श्री एलपी टेसीटोरी जो हैं, एलपी टेसीटोरी साहब ने इस सभ्यता स्थल का पता लगाया। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। दूसरी जो बात इस स्लाइड की वो ये है कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद खोजा गया यह दूसरा सभ्यता स्थल है। खोजा गया यह दूसरा सभ्यता स्थल है। यह बात इंपॉर्टेंट क्यों है? राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया ये पहला सभ्यता स्थल है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित है। इस सभ्यता स्थल का सबसे पहले पता एलपी टेसीटोरी साहब ने लगाया और स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया यह दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। आगे चलते हैं। ये देखिए, पुनः आपके सामने स्क्रीन पर कालीबंगा संग्रहालय है और ये यहां से एक कंकाल के जो अवशेष पाए गए हैं, ये जो हड़प्पा कालीन कंकाल के अवशेष पाए गए हैं, उसकी ये इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जहां से भी हैं, राजस्थान या भारत के जिस कोने से भी हैं, यदि आपके आसपास कोई भी पुरातात्विक स्थल है तो आप वहां जाकर एक बार उसे जरूर देखिए। क्योंकि कोई भी चीज यदि हम प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं तो वह हमारे दिमाग में बड़े लंबे समय तक चिरस्थायी हो जाती है। यह कालीबंगा संग्रहालय। अब बात करें कि इसकी खोज किसने की। बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है यहां से। इसकी खोज 1952 के अंदर, कब भाई? 1952 में। यहां पे भी एक ट्विस्ट है, उसकी बात करेंगे अपने। 1952 में अमलानंद घोष साहब ने की। किसने की इसकी खोज? अमलानंद जी घोष ने की। इसकी खोज किसने की भाई? सबसे पहले
अमलानंद घोष साहब ने की। और पता किसने लगाया था? एलपी टेसीटोरी साहब ने लगाया था। तो पहली बात, कालीबंगा सभ्यता स्थल का पता किसने लगाया? एलपी टेसीटोरी साहब ने लगाया। और इसकी खोज किसने की? अमलानंद जी घोष ने की। कब की? 1952 में की। अब देखिए, अब देखेंगे कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है, उस किताब में 12वीं किताब, जो 12वीं कक्षा की किताब है, वहां पर 1951 भी लिखा गया है। वहां पर क्या लिखा गया? 1951 लिखा गया है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, ऑथेंटिक तो 1952 है, लेकिन कभी भी ये दोनों साल एक साथ लिखे हुए नहीं आएंगे, क्योंकि अब जो भी परीक्षा बनाने वाली एजेंसीज है, भले ही वो आरपीएससी हो या वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, वो ऐसे प्रश्नों से अब दूर हटने लगे हैं जहां पर बिल्कुल 1% भी विवाद की संभावना हो। तो वैसा प्रश्न कभी भी नहीं बनाएंगे। हमें याद रखना है 1952 में श्री अमलानंद घोष साहब ने इस सभ्यता स्थल की खोज की। अब उसके बाद में बात आती है कि यहां पर उत्खनन किसने किया, यानी कि यहां पर जो सामग्री मिली है, जो भी उपकरण, जो भी यहां से कितनी भी प्रकार की सामग्री मिली है, क्या क्या मिला है यहां से, वो जो है किसने पता लगाया? 1961 से 1969 के बीच। ये नोट डाउन करेंगे आप, 1961 से 1969 के बीच आपने अब से पहले जो दो नाम पढ़े होंगे, बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर के आपने दो ही नाम पढ़े होंगे कि उत्खनन में इनका योगदान रहा है। लेकिन आपको इसके साथ दो नाम और याद रखने हैं, जिन पर अभी पीछे हुई एक राजस्थान की ही परीक्षा में प्रश्न में पूछा भी गया था। ये नाम भी नहीं दिया गया था, ये नाम भी नहीं दिया गया था, और ये नाम भी नहीं दिया गया था। और यहां पर जब पेपर हुआ तो फिर ये खरे साहब का नाम वहां पर दिया गया। तो एमडी खरे व जेबी जोशी, एमडी खरे व जेबी जोशी इसके उत्खनन से संबंधित रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले पता लगाया एलपी टेसीटोरी साहब ने। 1952 के अंदर इस स्थल की खोज की थी अमलानंद घोष साहब ने। उसके बाद 1961 से लेकर 1969 के बीच बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे साहब व जेवी जोशी साहब ने यहां पर उत्खनन का काम किया। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं कि प्राचीन जितने सभ्यता स्थल हुए हैं, कोई ना कोई सभ्यता स्थल जो है किसी नदी के किनारे, किसी नदी के पेटे पर स्थित रहा है। तो कालीबंगा भी जो है वह सभ्यता स्थल भी प्राचीन सरस्वती नदी, कौन सी नदी? प्राचीन सरस्वती नदी जो है उसके तट पर स्थित था। अब इस सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे प्रश्न क्या बनेगा कि जो हमारा ये कालीबंगा सभ्यता स्थल है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? या तो सरस्वती नदी लिखा आएगा प्रश्न में, या फिर घग्गर नदी लिखा आएगा। उम्मीद ज्यादा इसी बात की है कि सरस्वती नदी का नाम ना लिखकर वहां घग्गर नदी का नाम ही आपको मिलेगा। तो आप ये बात याद रखेंगे कि प्राचीन सरस्वती नदी या वर्तमान घग्गर नदी के किनारे जो है वो कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है। अब देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बात आगे आती है, जो कि अब आरएस जैसी मुख्य परीक्षा, व्याख्याता जैसी मुख्य परीक्षा और जूनियर अकाउंटेंट जैसी जो परीक्षा है, वहां से जो प्रश्न बनता है, वो एक बड़ी बात यहां पे एक बीच में निकल कर आ रही है कि यहां दो टीले पाए गए हैं। कितने टीले पाए गए हैं? यहां पर दो बड़े टीले पाए गए हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। कितने टीले पाए गए हैं? दो, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। अब इन दोनों की विशेषता क्या है कि जो पश्चिमी टीला है, जो इस सभ्यता स्थल के पश्चिम में स्थित है, वो टीला काफी ऊंचाई पर स्थित है और आकार में छोटा है। पश्चिमी टीला काफी ऊंचाई पर स्थित है और आकार में छोटा है, और जो पूर्वी टीला है वो आकार में काफी बड़ा है और ऊंचाई में कम है। अब आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा
कि पश्चिमी टीला जो आकार में छोटा है और ऊंचाई पर स्थित है, इसका मतलब यह है कि यहां पर राजा या यहाँ का जो मुख्य व्यक्ति था, जो उस जमाने में, जो आज हम जिसको सरपंच बोलते हैं या अध्यक्ष बोलते हैं किसी स्थल का, किसी जगह का, यानी यहाँ का मुख्य रूप से माने तो जो राजा था वो उस पश्चिमी टीले में निवास करता था और सामान्य जनता जो है वो पूर्वी टीले में निवास करती थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दो टीले हैं, इसमें से पश्चिमी टीला जो है उसको गढ़ टीला भी कहा जाता है। कौन सा टीला? गढ़ टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कोई गढ़ था जिसके अंदर राजा निवास करता था। अब राजा तो गढ़ी में निवास करेगा ना, गढ़ में निवास करेगा, महल में, बड़े शौक है तो उसी में निवास करेगा। इसलिए राजा जो है पश्चिमी टीले में स्थित गढ़ में निवास करता था और पूर्वी टीले में हमारी जैसी आम जनता रहती थी, हमारे जैसे सीधे साधे लोग जो है वो पूर्वी टीले के अंदर रहते थे। तो कितने टीले हैं? दो टीले, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला काफी ऊंचा है, आकार में छोटा है। पूर्वी टीला आकार में बड़ा है और काफी नीचा है, पहले पश्चिमी टीले जितना ऊंचा नहीं है। पश्चिमी टीले में राजा रहता था और पूर्वी टीले में सामान्य जनता निवास करती थी। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों टीले थे, मान लीजिए ये पश्चिमी टीला है जिसको मैंने पी लिखा, ठीक, और ये हमारा पूर्वी टीला है जिसको मैंने यूं करके और ये पूर्वी ही लिख दिया, ठीक। ये दोनों टीले जो हैं दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अब उसका अंदाजा यही है कि जैसे पश्चिमी टीला है, इसके बाहर एक यूं दीवार, चार दीवारी रही होगी, इसके बाहर भी चार दीवारी रही होगी और एक चार दीवारी यूं करके ऐसे रही होगी। यही अंदाजा लगाया जा सकता है भी दोहरी प्राचीर से, तो मतलब यही निकलता है। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि पूर्वी व पश्चिमी दोनों जो टीले हैं वो दोहरी प्राचीर से घिरे हुए थे, यानी कि चार दीवारी थी दोनों के आर बार। बस इतनी बात याद रखनी है कि इसके चारों तरफ चार दीवारी की हुई थी। उम्मीद है यहां तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी। प्राचीन सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? बाएं तट पर स्थित है। यह बात जरूरी याद रखनी है। मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है एक बार उसका फटाफट मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपके बात अच्छे से समझ में आ जाए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित है। इसका सबसे पहले पता एलपी टेसीटोरी साहब ने लगाया और स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया यह दूसरा स्थल है। उसके बाद में 1952 में श्री अमलानंद घोष ने सबसे पहले इसकी खोज की। बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जेबी जोशी इसके उत्खनन से संबंधित रहे और उत्खनन की पूरी कार्रवाई 1961 से 1969 के बीच पूर्ण की गई। कालीबंगा, अब देखिए अगली स्लाइड, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कौन से तट पर स्थित है? बाएं तट पर स्थित है। दो टीले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पर राजा निवास करता था, पूर्वी टीले पर आम जनता निवास करती थी और दोनों टीले जो हैं वो सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। अब इस स्लाइड पे जो पहली लाइन लिखी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत बार यह जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी गई है। कालीबंगा जो सभ्यता है उसके कितने स्तर पाए गए हैं? इसके 5 स्तर पाए गए हैं। कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर पाए गए हैं? 5 स्तर जो है कालीबंगा सभ्यता के पाए गए हैं। कितने स्तर पाए गए हैं? 5 स्तर पाए गए हैं। और इस सभ्यता स्थल को 2 कालों में, कितने कालों में? 2 कालों में स्तर तो पाए गए हैं 5। कितने स्तर पाए गए हैं? 5। सिंपली पूछा जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर पाए गए हैं, तो उत्तर होगा 5। और यह पूछा जाए कि इसको कितने कालों में बांटा गया है, तो इसको 2 कालों में बांटा गया है। कितने कालों में बांटा गया है? 2। एक तो है पूर्व हड़प्पा कालीन और दूसरा है हड़प्पा कालीन। पूर्व हड़प्पा कालीन का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले का समय, और हड़प्पा कालीन हड़प्पा काल का ही समय, यानी कि इसके स्तर कितने पाए गए हैं? 5 स्तर इसके पाए गए हैं। और इसको कितने कालों में बांटा गया है? 2 कालों में, पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन। ठीक है,
आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। कार्बन पद्धति के आधार पर अगर इसके समय की बात करें भी, कितने समय पुरानी है, अगर हम कार्बन रेटिंग पद्धति के आधार पर इसकी बात करें, इसके समय काल की बात करें, तो इसका समय काल जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। इसका समय काल कितना माना गया है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। कितने स्तर पाए गए हैं? 5 स्तर इस सभ्यता के पाए गए हैं, और इसको 2 कालों में, पूर्व हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन में बांटा गया है। और इसका समय काल जो है वो कार्बन पद्धति के आधार पर 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। अब देखिए, ये जो है बातें आपको याद होनी चाहिए। काफी सारी जानकारी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेरे साथ रिवीजन करना है। हम इसको 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे। आप बिल्कुल ऐसे पढ़ें भी आप मेरे सामने बैठे हैं। ये नहीं सोचना है कि आप मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने बैठे हैं और मैं भी यही मानकर पढ़ा रहा हूं कि आप सभी मेरे सामने हैं, और इसको हम रिवाइज करेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। क्योंकि देखो, यही याद करना है सब कुछ, हमने बाद के लिए कुछ भी नहीं रखना, बस सब कुछ यही का यही याद करके हमने इस टॉपिक को खत्म करना है। बाद के लिए कुछ भी नहीं रखना है, बाद के लिए सिर्फ हमने ना अगला ही टॉपिक रखना है। अभी इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो यहां से पहली जो बात है विशेषता में आती है कि यहां से दोहरा जुता हुआ खेत मिला है। कैसा खेत मिला है? यहां से दोहरा जुता हुआ खेत मिला है। दोहरे का मतलब भी यहां पर जो है एक साथ 2 फसलें बोए जाने के प्रमाण में, जैसा अब भी हम करते हैं ना कि बहुत बार जो है एक ही खेत में ना हम, जैसे हमने ग्वार भी बीज लिया, मूंग भी बीज लिया, है ना, ऐसा कुछ करते हैं हम। या हम यूं करते हैं कि जैसे हमने ना चावल की खेती भी कर ली एक हमारे खेत में, एक खेत में हमने एक के साथ कपास की खेती भी कर ली, तो ये दोहरी फसल हो गई। ठीक वैसे ही दोहरी फसलें जो है उस समय बोई जाती थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और ये विश्व के प्राचीनतम प्रमाण हैं, यानी कि सबसे पहले यदि कहीं दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं तो वो कालीबंगा से ही मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो विश्व में दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं साथियों? कालीबंगा से मिले हैं, जो कि विश्व के प्राचीनतम और पहले प्रमाण हैं। ठीक है, आपको पहली बात याद हो गई। दूसरी बात देखो कितनी इजी बात है, बेलनाकार तंदूर। हमारा जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिला है, मैं श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करता हूं, तो हमारा जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिला है वहां पर अब भी जो तंदूर बनते हैं वो ऐसे बेलनाकार ही होते हैं। ठीक है, तो यहां से दूसरी चीज क्या मिली है? यहां से बेलनाकार तंदूर मिले हैं। सामान्यतः जो तंदूर होते हैं वो बेलनाकार ही होते हैं। तो पहली बात, दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात, यहां से बेलनाकार तंदूर के प्रमाण मिले हैं। फिर देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सामने आ रही है, वो बात यह है कि यहां से लकड़ी की नालियां मिली है। कैसी नालियां मिली है? लकड़ी की नालियां मिली हैं। ये भी अपने आप में उस समय के लोगों की टेक्नोलॉजी को दर्शाता है कि वो कितने साइंटिफिक माइंड के लोग थे। अब तो लकड़ी कहीं भी रख लो दीमक लग जाती है, तो उस समय नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? कि उनका जो थिंकिंग लेवल था, शायद मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों से बहुत आगे का था, आइंस्टीन से भी आगे का उनका लेवल था। तो यहां से दोहरा जुता हुआ खेत मिला है, बेलनाकार तंदूर मिला है और लकड़ी की नालियां मिली है। लेकिन साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहां से केवल लकड़ी की नालियां ही नहीं मिली हैं कि हम ये अंदाजा लगा ले कि यहां से लकड़ी की ही नालियां मिली हैं। सामान्यतः प्रश्न यही पूछा जाता है कि किस सभ्यता स्थल से लकड़ी की नालियां मिली है, तो उसका उत्तर निश्चित तौर पर कालीबंगा ही है। भी अगर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि यहां से कि कहां से लकड़ी की नालियां मिली है, तो उसका उत्तर होगा कालीबंगा। लेकिन हमें हमारी जानकारी को और परिपक्व करना है और बेहतर करना है, तो उसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि यहां से पक्की ईंटों की नालियां भी मिली हैं। यहां से पक्की ईंटों की नालियां भी मिली है, लकड़ी की नालियां मिली है और पक्की ईंटों की नालियां मिली है। लेकिन यहां के जो घर थे वो कच्ची ईंटों से बनते थे। कौन सी ईंटों से बनते थे? कच्ची ईंटों से बनते थे, यानी उन ईंटों को आग में पकाया नहीं जाता था।
तो यहां से लकड़ी की नालियां मिली है और पक्की ईंटों की नालियां मिली है, लेकिन घर जो थे वो यहाँ के कच्ची ईंटों के बने हुए थे। अब दूसरी बात आगे जो आती है, यहां से जो बात मैंने आपको पीछे जब मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने बताया भी था आपको आहड़ वाले में, जिसमें मैंने आहड़ के साथ कालीबंगा और गणेश्वर के मृत भांडों के बारे में बताया था कि आहड़ से किस प्रकार के मृत भांड का रंग मिला है, गणेश्वर में कौन सा और कालीबंगा में कौन सा। तो कालीबंगा से जो मृत भांड मिले हैं वो लाल व गुलाबी रंग के मृत भांड हैं। कैसे रंग के मृत भांड है? लाल व गुलाबी रंग के मृत भांड जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। उसके अलावा यहां से टोंटीदार घड़े मिले हुए हैं। कैसे घड़े मिले हैं? टोंटीदार घड़े, जिनपे टूंटियां लगी हुई थी, ऐसे घड़े भी पाए गए हैं। तो देखिए इनका टेक्नोलॉजी लेवल जो है कितना ऊपर था हम लोगों से, है ना। टोंटीदार घड़े मिले हैं और यहां से पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी भी मिली है। कैसे मिली है भाई? पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है। अब दोबारा एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। विश्व के पहले दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। बेलनाकार तंदूर मिला है, लकड़ी की नालियां मिली है, पक्की ईंटों की नालियां मिली है और लाल व गुलाबी रंग के मृदभांड पाए गए हैं और टोंटीदार घड़े मिले हैं। पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी भी यहां से मिली है। देखिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए, आप याद कीजिएगा अपने मन में। विश्व के पहले जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, बेलनाकार तंदूर यहां से मिला है, लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं, उसके अलावा पक्की ईंट जो है उसकी नालियों के प्रमाण मिले हैं, घर जो है वो यहाँ के कच्ची ईंटों के बने हुए थे, टोंटीदार जो यहां से घड़े मिले हैं और उसके अलावा पक्की ईंटों की जो है पक्की मिट्टी से बनी खिलौना गाड़ी मिली है और मृदबाण जो है वो लाल व गुलाबी रंग के पाए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए आगे की जो विशेषता है, पीछे हमने मुख्य मुख्य विशेषताएं पढ़ी और उम्मीद है आपको याद भी हो गई होंगी। मैं उसका एक बार और आपको रिवीजन भी यही करा दूंगा। देखिए आप इसी तन्मयता के साथ तैयारी करें कि हाँ मुझे याद करना है बेहतर तरीके से, आगे के लिए नहीं छोड़ना। देखिए आगे कुछ नहीं होता है, बाद में कर लूंगा, ये चीज कभी किसी स्टूडेंट के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें तैयारी करनी है तो पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए जब भी आप आलस करते हैं और जब भी आप आगे के लिए काम छोड़ते हैं तो सोचिए आप खुद के साथ साथ अपने परिवार वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अपने पिता के चेहरे पर, अपनी माता के चेहरे पर वो चीज नोटिस कीजिएगा कि उनको कितनी लालसा है कि हमारा बेटा और बेटी जो तैयारी कर रहे हैं वो चयनित हो जाएं, तो हम जो है अपनी जिंदगी के अंदर स्वर्ग को पा लेंगे। वो आपको सिलेक्शन के लिए दिन रात जो है प्रभु से जो है वंदन करते हैं, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। आप उनके साथ धोखा नहीं कर सकते कभी भी। खुद के साथ धोखा करके आप अपने माता पिता के अरमानों पर भी पानी फेर रहे हैं। इसलिए आप बहुत गंभीर होकर तैयारी करेंगे और गंभीरता पूर्वक जो है ना अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और सकारात्मक रूप से जो है अपना निश्चित तौर पर चयन जो है वो सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहां से बेल की खंडित मूर्ति मिली है। कैसी मिली है? बेल की खंडित मूर्ति मिली है, यानी कि मिट्टी का बेल बना हुआ था और फिर जब उसका उत्खनन किया गया तो वो टूटा हुआ पाया गया, तो बेल की खंडित मूर्ति मिली है। नेक्स्ट बात जो है वो हड्डियों से बनी हुई सलाइयां मिली है। यहां से कैसी बनी है? जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां, उन हड्डियों से बनी हुई सलाइयां यहां पर पाई गई। सलाइयां जैसे आपने देखा होगा पहले हमारी मम्मी वगैरह, अब तो इतना कम चलन हो गया, पहले स्वेटर्स बुनते थे हाथ से तो वो सलाइयां होती थी। अभी जैसे अब सुई देखते हैं ना, वैसी सुइयां भी हम कह सकते हैं कि वो हड्डियों से बनी हुई सुइयां यहां पर या सलाइयां यहां पर मिली है। तांबे का परशु, या आप यूं कह सकते हैं कि तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी, तांबे का परशु या तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी जो है वो यहां पर पाई गई है। ठीक है, अब देखिए पीछे की जो जानकारी थी और ये वाली जानकारी एक बार इसको हम सभी साथी मिलकर रिवाइज कर लेते हैं ना। तो देखिए विश्व के दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण, यानी विश्व के सबसे पहले प्राचीनतम और पहले प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद यहां से बेलनाकार तंदूर के प्रमाण मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली है, पक्की ईंटों की नालियों के साक्ष्य मिले हैं, लाल व गुलाबी रंग के मृदभांड मिले हैं,
टोंटीदार घड़े मिले हैं और पक्की मिट्टी की बनी हुई खिलौना गाड़ी भी यहां से मिली है। फिर बैल की खंडित मूर्ति, हड्डियों से बनी हुई सलाइयां, तांबे का परशु या कुल्हाड़ी यहां से मिली है। अब एक और बात करते हैं, वो यह बात है कि अभी आपने अर्थक्वेक के बारे में आप सभी जानते हैं, भूकंप। तो कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं, कालीबंगा से हमें भूकंप के प्रमाण भी मिलते हैं। इस सभ्यता स्थल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो सभी सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, यानी कि इस प्रकार काटती थी। यहां मकान होंगे, ठीक है, ये फिर सड़क आ गई और यहां हम मान लेते हैं कि मकान थे और ये सड़क आ गई। तो ये सड़क है और ये भी सड़क आ गई और यहां पर मकान आ गए, ठीक है। ये मैं इतना सुंदर तो चित्रकार नहीं हूं कि पूरा मकान बना दूं, लेकिन आप समझने के लिए समझ ही गए होंगे ना कि यहां पर इस प्रकार से सड़कें, जितनी भी सड़कें हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये बड़ी एक विशेष बात है इस सभ्यता स्थल की भी, कहां की जो है वो सड़कें जो है समकोण पर काटती थी। कालीबंगा की जो सभी सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। याद रखेंगे आप इस बात को, क्या भाई, कि कालीबंगा की सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। विश्व के दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण यहां से पाए गए हैं। बेलनाकार तंदूर के प्रमाण यहां से मिले हैं। उसके अलावा यहां से जो है लकड़ी की बनी हुई नाली के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों की बनी हुई नाली के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और उसके अलावा पक्की मिट्टी की बनी हुई खिलौना गाड़ी भी यहां से मिली है। बैल की खंडित मूर्ति मिली है, हड्डियों से बनी हुई सलाइयां, तांबे का परशु जिसे कुल्हाड़ी कहा गया है वो भी यहां से पाए गए हैं और यहां से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो उसका उत्तर होगा कालीबंगा। और सड़कें समकोण पर काटती थी। गड्ढ के अवशेष मिले हैं, यह बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि यहां दो टीले पाए गए हैं। पश्चिमी टीला जो कि आकार में छोटा था, ऊंचाई पर स्थित था, और पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर था और क्षेत्रफल उसका बड़ा था। तो जो पश्चिमी टीला था वहां राजा रहता था और वो किस में निवास करेगा? गढ़ में, किले में, महल में निवास करेगा। तो यहां पर गढ़ के अवशेष भी पाए गए हैं और कहां? पश्चिमी टीले से ही निश्चित तौर पर गढ़ के अवशेष पाए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि यहां की सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, लेकिन यहां जितने भी मकान बने हुए थे उन सभी मकानों के दरवाजे जो हैं वो मुख्य सड़क की तरफ, जो बड़ी सड़क होती थी उस सड़क की तरफ ना खुलकर गली मोहल्ले की जो सड़क थी ना उस सड़क पर खुलते थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये एक मुख्य सड़क है, मान लीजिए एक ये बड़ा हाईवे है, ठीक है, ये एक हाईवे सड़क है, ठीक है। अब क्या था, मान लीजिए यहां पर ये मकान स्थित है, ये यहां कुछ मकान इधर स्थित आ गए और कुछ मकान आ गए इधर, ठीक है। अब इनके जो ये मुख्य सड़क है इनके मुंह इधर नहीं थे, इधर नहीं थे, इनके दरवाजे जो है मुख्य दरवाजे यहां इस मुख्य सड़क की तरफ ना होकर ये जो पीछे की तरफ छोटी गली थी, पीछे की तरफ छोटी गली थी, वहां इनके जो है दरवाजे स्थित थे। ये बात आपको याद रखनी है कि सभी सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन जितने भी मकान बने हुए हैं उनके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं थे। याद रखेंगे ये बात आप कि जो कालीबंगा है उसकी सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन इसके जो मकान हैं उनके दरवाजे जो हैं वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। आगे हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसके बीच में क्या बात है
कि यहाँ के जो लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि वो जो लोग हैं वो साग सब्जी भी खाते थे और मांस भी खाते थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ठीक है, यानी कि पूछ लिया जाए कि यहाँ के निवासी कैसे उनकी भोजन व्यवस्था की थी, क्या खाते थे, यानी आरएस मुख्य परीक्षा के हिसाब से ही है। अगर कोई बड़ा प्रश्न आ जाए तो उसमें हम उनकी खाने पीने के बारे में हम लिख सकते हैं कि यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। फिर एक अच्छा प्रश्न यहां आता है, युगल समाधि, यानी एक साथ दो लोगों को साथ में दफनाया गया। तो युगल समाधि के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। फिर अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, शल्य चिकित्सा, यानी आप देखिए आज से 4-5 हजार साल पहले भी लोगों को शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के बारे में पता था। कितने वो लोग साइंटिस्ट टाइप के होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे कि उस समय भी वो शल्य चिकित्सा करते थे। यहां से कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली है जिसके शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, भी उसकी खोपड़ी का कोई ऑपरेशन किया गया था। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। और फिर हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण जो आधार स्तंभ कहा जा सकता है, स्वास्तिक का चिन्ह है, जो कि हम सभी उसको बहुत शुभ भी मानते हैं। तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी कालीबंगा से पाया गया है। तो हमने पिछली स्लाइड में एक बात पढ़ी थी कि सभी सड़कें समकोण पर काटती थी, लेकिन जो मकान है उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर पीछे के गली मोहल्ले की सड़क पर खुलते थे। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यहां से युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं और यहां से स्वास्तिक का चिन्ह भी पाया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये जो पूरा पॉइंट मैंने आरएस मुख्य परीक्षा के हिसाब से बनाया है, भी 2 नंबर का सीधा प्रश्न जो है यहां से पूछा जा सकता है कि कालीबंगा की मृतक संस्कार व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो आप इसको लिखें और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहां पर 3 प्रकार की समाधियां मिली है। कालीबंगा से कितने प्रकार की समाधियां मिली है? 3 प्रकार की समाधियां मिली है। पहले प्रकार की जो समाधि है उसके अंदर शवों को अंडाकार गड्ढे में, कैसे गड्ढे में? अंडाकार गड्ढे में उत्तर दिशा की तरफ सिर उसका रखकर, किस तरफ सिर रखकर? उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर मृत्यु संबंधी उपकरणों के साथ गाड़ते थे। शवों को अंडाकार गड्ढे में उत्तर दिशा की तरफ सिर रखकर जो है मृत्यु संबंधी जो उपकरण होते थे उनके साथ गाड़ते थे। दूसरी जो समाधि मिली है उसके अनुसार शवों को टांग समेटकर भी, उनकी टांगे जो है वो समेटकर गाड़ा जाता था। कैसे? टांगे समेटकर गाड़ा जाता था। और तीसरे के अंदर जो तीसरी समाधि मिली है उसके अंदर शवों को बर्तनों व आभूषणों के साथ गाड़ा जाता था। कैसे गाड़ा जाता था? बर्तनों व आभूषणों के साथ गाड़ा जाता था। एक बार पुनः इस जानकारी को मैं आपसे साझा कर लेता हूं। 3 प्रकार की समाधियां मिली है। शवों को पहले प्रकार की समाधि में अंडाकार गड्ढे में उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर, जो सिर है उसका रखकर मृत्यु संबंधी उपकरणों के साथ गाड़ते थे। दूसरे में शवों को टांगे समेटकर गाड़ा जाता था और तीसरे में शवों के साथ बर्तन व आभूषणों के साथ में गाड़ा जाता था। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहां की अगली जो बात है इस पर भी काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि आपने आहड़ सभ्यता के अंदर पढ़ा था कि आहड़ सभ्यता के 8 बार बसकर उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। आहड़ सभ्यता के बसकर 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिले हैं। उसी प्रकार 8 का संबंध यहां से भी है, लेकिन वहां वो सभ्यता 8 बार बसकर उजड़ी थी और यहां से 8 अग्नि वेदियाएं मिली हैं। तो कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है? 8 अग्नि वेदिकाएं मिली है। और आहड़ सभ्यता 8 बार बसकर उजड़ी थी और यहां से 8 अग्नि वेदिकाएं मिली है। ठीक है। उसके बाद यहां जो मकानों के फर्श थे उनमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हम जो भी वर्तमान में घरों में टाइल्स लगाते हैं ना, उनमें डिजाइन बने होते हैं। वैसे ही उस समय की जो ईंटें थी
उनमें भी डिजाइनिंग वगैरह की होती थी, जिनको कि अलंकृत ईंटें कहा गया है। और ये पॉइंट आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि यहां से युगल समाधि के साक्ष्य मिले। पुनः पढ़ लेते हैं। यहां से युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, 8 अग्नि वेदिकाएं मिली है, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और युगल समाधि के साक्ष्य यहां से मिले हैं। यहां का आर्थिक जीवन देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर गेहूं व जौ की खेती की जाती थी। और हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में भी गेहूं व जौ की बहुतायत खेती की जाती है। यहां से जो पशुपालन के साक्ष्य मिले में कौन कौन से पशु पालते थे, तो यहां से कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, बैल, सुअर और ऊंट के साक्ष्य यहां से पाए गए। कौन कौन से पशु पाले जाते थे, यानी ऊंट की हड्डियां भी मिली है यहां से। तो यहां पर कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, ऊंट, बैल, सुअर आदि पशु जो है वो पाले जाते थे। और इनकी जानकारी कैसे मिलती है, कैसे पता चलता है, तो या तो उनकी हड्डियां पाई गई हैं, या यहां जो भी मृत भांड मिले हैं उन पर की गई चित्रकारी से इस बात का पता चलता है। तो यहां गेहूं व जौ की खेती की जाती थी, और यहां से ऊंट की हड्डियां मिली है, कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, बैल, सुअर के साक्ष्य मिले हैं। इनकी जानकारी हमें जो है मृत पात्रों पर की गई चित्रकारी व पशुओं की हड्डियों से मिलती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आती है। पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कोट दीजी। पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कोट दीजी। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि कोट दीजी कहां स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। इस कोट दीजी से जो भी उपकरण मिले हैं, उन उपकरणों में और कालीबंगा से मिले उपकरणों के अंदर बहुत बड़ी समानता देखी गई है। इस लिहाज से यह बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पाकिस्तान का वह सभ्यता स्थल जहां से मिले उपकरण कालीबंगा सभ्यता के उपकरणों से भी मेल खाते हैं, तो वो सभ्यता स्थल कौन सा है, वो सभ्यता स्थल है कोट दीजी। कौन सा सभ्यता स्थल है, कोट दीजी। और ये कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। क्या विशेषता है, यहां जो भी उपकरण पाए गए हैं वे उपकरण कालीबंगा के उपकरणों से काफी हद तक जो है वो मेल खाते हैं। अब देखिए, ये बात बड़ी अच्छी बात है। ये दोनों बातें जो है मैं मानता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को याद होनी चाहिए। ये दोनों बातें, आप चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे ग्रेड 3 की, ग्रेड 2 की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, या आप RAS, TRA, SI की तैयारी कर रहे हैं, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, डॉक्टर दशरथ शर्मा साहब ने कालीबंगा को जो है वो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है, कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा साहब ने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो तीसरी राजधानी कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। पहली बात होगी इस स्लाइड की ये। दूसरी बात, 1985 के अंदर, कब, एकदम एग्जैक्ट सन याद रखिएगा, 1985 के अंदर जो है यहां पर राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा यहां पर संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसकी फोटो आपने शुरू की स्लाइड में देखी थी, मैं आपको पुनः वो दिखा देता हूं, वो फोटो ये देखिए। ये संग्रहालय जो है जिसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस संग्रहालय की स्थापना सन 1985 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। कब की गई, राजस्थान सरकार द्वारा। और कब की गई थी, 1985 के अंदर जो है वो यहां पर संग्रहालय की स्थापना की गई। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है किसे कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता को, कालीबंगा को क्या कहा है भाई दशरथ शर्मा ने, कालीबंगा को दशरथ शर्मा जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। अब देखिए अंत में जब हम आएंगे विनाश की तरफ, और इसका विनाश कैसे हुआ, तो कालीबंगा सभ्यता का विनाश के जो बात है, या तो भूकंप से यह सभ्यता नष्ट होगी। जैसे कच्छ और भुज के अंदर जब भूकंप आया था,
तो वहां पूरा क्षेत्र जो है वो तहस नहस हो गया। तो पहली बात तो ये है कि या तो ये भूकंप से नष्ट हो गया या फिर यहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी कि जो सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी निकलती थी, उसने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। उस वजह से जो है यहां के लोग किसी अन्य स्थान पर जाकर बस गए और उस वजह से इस सभ्यता स्थल का जो है वो विनाश हुआ, या तो भूकंप से या फिर जो है सरस्वती नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण इसका विनाश हुआ। तो एक बार पुनः जो मुख्य मुख्य जानकारी है वो आपसे मैं साझा कर लेता हूं। कालीबंगा हमारे जो बीकानेर संभाग है उसके हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित है और यह प्राचीन सरस्वती नदी या वर्तमान घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। एलपी टेसीटोरी साहब ने सबसे पहले इस सभ्यता स्थल का पता लगाया और 1952 में श्री अमलानंद घोष साहब ने इसकी खोज की। उसके बाद बीके लाल, बीबी थापर आदि साथियों ने मिलकर यहां पर 1961 से 1969 के बीच में खोज कार्य किया। यहां से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, बेलनाकार तंदूर के प्रमाण मिले हैं, लकड़ी की बनी हुई नालियों के प्रमाण भी यहां से मिले हैं, युगल समाधि मिली है और शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये तमाम जो जानकारी है आपको काफी अच्छी और काफी ज्ञानवर्धक लगी होगी। मैं पुनः आप सभी साथियों को बता दूं कि तमाम जानकारी हमारे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकों और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से ली गई है, जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिक है। आपको जो भी सुझाव आपके हो हमारे प्रति कृपया कमेंट बॉक्स में दे, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आ सकें। और निश्चित रहिए आपका जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है और बीएसटीसी का जो एग्जाम है उसके लिए आपको कहीं से भी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑथेंटिक बुक्स ले लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल योगी फॉर जीके के जो वीडियोस हैं उनको निरंतर देखते रहिए, अपना प्यार यूं ही देते रहिए और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। परमपिता परमेश्वर हम सबकी मदद करेंगे और हम अपने लक्ष्य के जो प्राप्ति है उसमें चयनित होंगे और अपने लक्ष्य को पाकर अपने परिवार, माता पिता, समाज का नाम रोशन करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।